वेलकम टू सीको सी स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष विजय और आज हम रिवाइज करेंगे अपना लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। देखो लीन सिस्टम क्या होता है, तो मैं सारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ पूरा चैप्टर। ठीक है, पेन अच्छा सा ले लेते हैं। हाँ, तो मैं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, आप देखो लीन सिस्टम में क्या होता है। लीन सिस्टम में ये टोयोटा प्रोडक्शन से निकला था। इसमें आप रिड्यूस कर रहे हो प्रोसेस वेस्ट को विदाउट सेक्रीफाइसिंग प्रोडक्टिविटी, मिनिमाइज कर रहे हो वेस्ट को। और जो लीन मैनेजर है वो क्या कर रहा है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को हटा रहा है और वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे रहा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ओवर प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, वेटिंग, मोशन, ट्रांसपोर्टेशन, ओवर प्रोसेसिंग और डिफेक्ट नॉट राइट फर्स्ट टाइम। डिफेक्ट नॉट राइट फर्स्ट टाइम मतलब पहले टाइम पे ही सही प्रोडक्ट नहीं बनाना, फिर उस पर रिवर्क करना। तो ये 7 तरीके के वेस्ट हैं, इनको कम किया जाता है। जो मैंने अभी बताया ना, मिनिमाइजिंग द वेस्ट, तो ये 7 तरीके के वेस्ट हैं, इनको कम किया जाता है। यही आपके लीन सिस्टम में होता है। और इसकी क्या टेक्निक है, अब बता तो दिया मैंने। ठीक है, इन 7 वेस्ट को कम करना है, ये इन 7 वेस्ट को कम करना है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अरे लेकिन भैया हमें 7 वेस्ट को कम कैसे करना है, तो वो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, लीन सिस्टम के कुछ बेनिफिट्स दे रखे हैं, कुछ वो दे रखे हैं, इश्यूज दे रखे हैं। एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है, जो मैंने मार्क किया है या तो वो पढ़ लेना पॉज करके। और इसके बाद क्या है, लीन सिस्टम के मेजर स्टेक होल्डर कौन होते हैं, कस्टमर, एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहला होता है जेआईटी सिस्टम। जेआईटी में मैंने जो मार्क किया है वो मार्क कर लो। इसके अलावा ये डेफिनेशन चाहे तो मत करना, नीचे वाली कर लेना। जेआईटी मैं मेन आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो जो हम सप्लायर से मैं आपको मेन बताऊँगा कि क्या पढ़ना है। ठीक है, आप इसके बाद क्या नाम है अपने हिसाब से पढ़ सकते हो जो मैंने मार्क किया हुआ है। बाकी तो मैं आपको मेन बताऊंगा। देखो सप्लायर से क्या होता है, हम मैन्युफैक्चरर होते हैं और ये हमारा कस्टमर है। कस्टमर ने हमें बोला कि भैया मेरे को ये डिमांड है, तो मैं वही प्रोडक्शन करूँगा। ठीक है, तो जब कस्टमर की डिमांड आई मैंने तब प्रोडक्शन किया, इसे बोलते हैं जेआईटी प्रोडक्शन। और जब मेरे को ये प्रोडक्शन की ज़रूरत आई तब मैं सप्लायर से माल मंगवाऊंगा, इसे बोलते हैं जेआईटी परचेज़। तो ये होता है हमारा जेआईटी सिस्टम। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। देखो जेआईटी परचेज़ क्या होता है, देखो यहाँ पर मैंने ये मार्क भी किया हुआ था कि एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम जो हम सप्लायर से माल ले रहे हैं। मतलब हम क्या करते हैं, हमारे ना कंप्यूटराइज सिस्टम इतने अपग्रेडेड होते हैं, इसमें लिखा भी है ईडीआई सिस्टम जो होता है हमारा इतना अपग्रेडेड होता है, जैसे ही माल खत्म होने वाला होता है वो कस्टमर को मेल भी कर देता है। मतलब इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती और सीधा माल हमारे पास कस्टमर से आ जाता है। इसके बाद जो जेआईटी प्रोडक्शन होता है, जेआईटी प्रोडक्शन में क्या होता है, इससे आपका सेटअप टाइम छोटा हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हो कि मतलब वो अपनी मेंटेनेंस खुद कर पाएँ मशीनरीज़ की, और उनको डिफरेंट मशीनरी चलाना भी आना चाहिए ताकि वो कस्टमर के लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट बना पाएँ। इसके बाद ये सारा एक बार देख लेना, वही सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोला। अब आ जाओ कैनबन कार्ड पे। कैनबन कार्ड यही होता है कि ये पुल सिस्टम पे वर्क करता है और यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लो। कैनबन कार्ड का मतलब बता रहा हूँ, कैनबन कार्ड वही होता है कि आपके जैसे ही माल ख़त्म हुआ आपका, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए चाहिए, तो आपके कैनबन कार्ड आप सप्लायर को दोगे और वो सप्लायर उतना माल भेज देगा। और ये सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है, मैंने बताया था, और आपके प्रोडक्शन फ्लोर पे माल आ जाता है। तो देखो फ़ायदा कितना होता है इसमें, ना आपका क्या नाम है स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगा, आपका हैंडलिंग चार्जेस नहीं लगा, तो ये सब कुछ बच जाता है। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर के बाद में भी है तो इसलिए यहाँ से ना पढ़ें। ठीक है, फीचर्स देखो जेआईटी सिस्टम के, आपकी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कम हो गई, लेबर जो है वो लेबर आइडल नहीं बैठेगा, वो काम करता जाएगा, जैसे जैसे कस्टमर के डिमांड आती रहेगी वैसे वैसे काम करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही कोई डिफेक्ट मिलेगा आप तुरंत एलिमिनेट कर पाओगे, क्योंकि आप हर एक प्रोसेस से गुजर रहे हो। ऐसा तो नहीं है आप बैच प्रोसेसिंग कर रहे हो कि ए में बनाए जा रहे हो, बी में बनाए जा रहे हो, सी मशीनरी में बनाए जा रहे हो, कस्टमर की डिमांड जब आएगी तब देखेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। वहाँ पर तो क्या होता है, वहाँ तो डिफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ डिफेक्ट होने के चांसेस कम होंगे क्योंकि आप हर एक प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहे हो। इसके बाद कंपनी कैन रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर डिमांड फास्टर। इसमें क्या होगा, जो कस्टमर की डिमांड है उस पर हम जल्दी काम कर पाएंगे। इम्पैक्ट देख लो, इम्पैक्ट क्या है जेआईटी सिस्टम के। एक तो देखो आपका वेस्ट कम होगा, ओवरहेड कॉस्ट कम होगी। क्योंकि आपका यहाँ पर अब फिक्स्ड एसेट्स नहीं लग रहे, आपकी इक्विपमेंट कॉस्ट बच रही है, आपके जो सबसे मेन चीज़ है आपकी हैंडलिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट वो बच रही है, तो ओवरहेड कॉस्ट कम होगा। प्रोडक्ट प्राइस आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पाएंगे। प्रीमियम प्राइस क्यों चार्ज कर पाएंगे, जब आप अपने अच्छे प्रोडक्ट दोगे, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट दोगे, कस्टमाइज प्रोडक्ट दोगे, तो भैया कस्टमर खुश होगा, वो सेटिस्फाई होगा और वो आपको प्रीमियम प्राइस देगा।
बैक फ्लैशिंग मैंने आपको पढ़ाया था। बैक फ्लैशिंग क्या था? देखो बैक फ्लैशिंग क्या होता है, जैसे हम जब जेआईटी करते हैं ना, तो जेआईटी में क्या होता है, स्मॉल बैचेस में सारी चीज़ें होती हैं। तो स्मॉल बैचेस में होती है तो अकाउंटिंग एंट्रीज तो बहुत सारी हो जाएंगी। तो हमने कहा कि नहीं नहीं, बैक फ्लैशिंग कहता है कि भैया अकाउंटिंग एंट्री आप है ना फिनिश कंप्लीट हो जाने के बाद ही करना। हमने कहा ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट और टाइम बचेगा। और जो एंट्री है वो या तो मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, ईयरली हो सकती है, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ बैकड्रॉज हैं, वो क्या हैं, जैसे आपकी प्रोडक्ट रिपोर्टिंग ढंग से, प्रोडक्शन रिपोर्टिंग ढंग से नहीं हो पाएगी क्योंकि आप एंट्री सबसे लास्ट में कर रहे हो। स्क्रैप रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी, जो स्क्रैप हर हर इक्विपमेंट के बाद, हर मतलब मशीनरी के गुजरने के बाद जो क्रिएट हो रहा है उसकी आप ढंग से अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे। लॉट ट्रेस तो कर ही नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पर तो लॉट में बना ही नहीं रहे हो, आप तो बैच में बना रहे हो। लॉट और बैच में बनाने का क्या मतलब है? लॉट का मतलब होता है आप ए मशीनरी में अनगिनत बनाए जा रहे हो, बी में बनाए जा रहे हो, सी में बनाए जा रहे हो। बैच का मतलब होता है आपको जो डिमांड आई है आप उस पर काम कर रहे हो और ए बी सी में उतना ही बना रहे हो जितना आपको चाहिए। तो यहाँ पर लॉट ट्रेसिंग नहीं हो पाएगी, इन्वेंट्री एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। कैसे आ पाएगी भैया? यहाँ पर तो आप जैसे ही क्या नाम है माल आया जल्दी जल्दी बना बना के दे रहे हो, आप इन्वेंट्री का सही से रिकॉर्ड नहीं रख पा रहे। वरना उसमें क्या होता था, लॉट में तो आप रखते थे कि ए ने इतने बनाए, बी ने इतने बनाए, सी ने इतने बनाए। यहाँ पर तो बस जल्दी से जल्दी जाया जा रहा है, कहीं कहीं डिफेक्ट आ गया, फिर उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसको साइड रख दिया क्योंकि कस्टमाइज प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ बेनिफिट्स, ये पढ़ लेना, सेम है जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा है। फर्स्ट इलस्ट्रेशन एक बार देख लेना, ये मैंने क्लास में करवा दिया था। बाकी मैं देखो अभी नहीं बता सकता रिवीजन वीडियो में, अगर मैं चाहूँ तो इसको बाद में अलग से वीडियो बना दूंगा। बहुत इजी है, एक बार इसको देख लेना, ठीक है। काइजन कॉस्टिंग आ जाओ। काइजन कॉस्टिंग का मतलब क्या है? एक जापानीज वर्ड है, इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स, ये सारा मार्क कर लो। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स हम करते हैं, कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट करते हैं हम। यहाँ पर बिजनेस री इंजीनियरिंग की तरह रेडिकल, ये देखो बिजनेस री इंजीनियरिंग की तरह रेडिकल चेंज नहीं कर रहे, मतलब पूरे बिजनेस को चेंज नहीं कर रहे, हम छोटे छोटे चेंजेस कर रहे हैं ताकि हम ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट ला पाएँ। यहाँ टारगेट कॉस्टिंग में भी ये हेल्प करता है। कैसे करता है वो मैंने क्लास में बता दिया था, लेकिन आप समझ लो ये टारगेट कॉस्टिंग में भी हेल्प करता है। जैसे कैसे करता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे क्या होता है, मान लो एक्चुअल कॉस्ट आपकी आ रही है 9 रुपये, लेकिन आपने सोचा था कि 8 रुपये कॉस्ट आनी चाहिए। अच्छा, ये कॉस्ट आती कैसे है? देखो आज के कल के कंपटीशन की वजह से मान लो मार्केट में 10 रुपये प्राइस है एक प्रोडक्ट की, अगर आप अपना प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो आपका आ गया कि 8 रुपये आपको कॉस्ट में बनाना है। तो अब यहाँ पर गैप कितना हो गया? 1 रुपये का गैप हो गया। तो यही आपको देखना होता है, ठीक है, काइजन कॉस्टिंग में। तो काइजन कॉस्टिंग और ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बीच में डिफरेंस पढ़ लेना, ठीक है। बहुत छोटा सा है, मैं इतना समझाऊंगा नहीं इसका। काइजन कॉस्टिंग के 5 प्रिंसिपल हैं, ये पढ़ लेना। नो योर कस्टमर, लेट इट फ्लो, ये सारे रीड आउट कर लेना, समझ आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसको यहाँ से ना पढ़ के अगर यहाँ से डायरेक्टली इसके पॉइंट्स पढ़ लो जो वो भी अच्छा है। अब आ जाओ, ये पॉइंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ठीक है, अगर इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, करना चाहो तो कर लेना। 5S क्या होते हैं? 5S बता देता हूँ। 5S क्या होता है? 5S देखो जापानीज़ वर्ड है, ये सीरीज, सिट्रॉन, साइसो, सीसो, सिकेट्सु और शिट्सुके। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका, पहले होता है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है आपको जो आपके वर्क एरिया में फालतू की फाइलें हैं उनको हटा दो, जो फालतू के टूल्स वूल्स बिखरे पड़े हैं उनको हटा दो। मतलब कहीं पर भी काम आ सकता है, फैक्ट्री में, आपके ऑफिस में, आपके घर में, स्टडी टेबल पे, आपके रूम में, कहीं पर भी काम आ सकता है ये। तो शॉर्ट का क्या मतलब है? फालतू की चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें अपने सामने से हटा दो। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये पढ़ लेना। इसके बाद ये पढ़ लेना कि विजुअल एड होना चाहिए, कि मतलब ऐसे हटा दो उन चीज़ों को और ऐसे कर दो, जैसे कलर टैग लगा दिया, रेड टैग लगा दिया, येलो टैग लगा दिया। रेड टैग का मतलब होता है अनवांटेड देगी, येलो टैग का मतलब होता है अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, ताकि आपका जो स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर हो ना वो अच्छे से देख पाए इन सब चीज़ों को। ये पढ़ लेना। शॉर्टिंग में कुछ पॉइंट्स हैं कि ऑब्सोलेट आइटम्स को हटा दिया, डिफेक्टिव आइटम्स को हटा दिया, ये सब, ठीक है। सेट इन ऑर्डर का मतलब होता है आप सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में चीज़ों को रख रहे हो। जैसे मान लो आपने फाइल्स अपने ऑफिस में, मैं आपके ऑफिस का ही एग्जांपल देता हूँ, अभी फैक्ट्री का नहीं दे रहा, चलो फैक्ट्री का भी दे सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट ऑफिस से आपको ज़्यादा समझ आएगा। आपके ऑफिस में आपने सारी फाइल्स लगा दी। अब आपके मान लो मेरी कंपनी में ना क्या थे, 450 क्लाइंट्स थे, तो अब 450 क्लाइंट्स की फाइल अगर मैं ऐसे ही रख दूंगा तो मैं तो ढूंढता ही रह जाऊँगा ज़िंदगी भर कि 450 क्लाइंट्स की फाइल कहाँ है। तो मैंने ABCD के अकॉर्डिंग सारे सेट कर दिए, तो ये क्या है? सेट इन ऑर्डर, अरेंजमेंट कर दिया। इससे क्या होगा? टाइमली चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये एक बार लीन थिंकिंग में कैसे हेल्प करता है ये वाला पढ़ लेना, कि सर्च टाइम को रोक देता है, ठीक है। स्पेस है और अवेलेबिलिटी है, जब चाहिए होता है तब मिल जाता है, विजिबिलिटी है, ठीक है, ये पढ़ लेना।
शाइन क्या है? शाइन क्या है? अपने इंश्योर करना कि भैया अपना जो वर्क एरिया है वो सेफ़ है, वहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होंगे, मतलब उसको क्लीन करना, ठीक है, अपने वर्क एरिया को क्लीन रखना, ठीक है। इसके बाद है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज मतलब होता है कि स्टैंडर्डाइज प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलना। जैसे मैंने आपको वो लेबल्स बताए थे, लेबल्स लगा देना, जैसे रेड वाला, येलो वाला, तो ये भी एक स्टैंडर्डाइजेशन ही है। तो स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चलना। फिर सस्टेन था। सस्टेन में मैंने आपको बताया भी था कि सस्टेन में क्या होता है कि आपको ये एक तरीके से वो ऑडिट रखनी पड़ती है कि जो भी आप ये काम कर रहे हो, ये शाइन, ये सब कुछ सही से कर रहे हो और रेगुलर वे पे कर रहे हो कि नहीं, कॉन्टिन्यूसली कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब क्या होता है 5S से क्या बेनिफिट्स होते हैं? देखो ये सारे के सारे ये पढ़ लेना। लो कॉस्ट होती है, हाई क्वालिटी आती है, ये सब। और मैंने आपको बताया 5S जो होता है वो बेस होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था और मैंने आपको समरी में भी बताया था, तो समरी वीडियो भी देख लिया करो इसके साथ। इसके अलावा देखो 5S प्लान, डू, चेक और एक्ट में भी हेल्प करता है, क्योंकि पहले हम प्रिपेयर करते हैं, फिर ये पांचों चीज़ें लगाते हैं, फिर इसको एसेस करते हैं और कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट करते हैं। तो ये जब लगाते हैं हम पांचों, ये तो इनेबलर्स होते हैं और इनके रिजल्ट क्या होते हैं? हमारी सेल्फ असेसमेंट और कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट। इसके बाद देखो इन्होंने ये वर्क एरिया में कैसे लगा रखा है वही दे रखा है। जैसे शाइन में 15 से 20 मिनट यूज़ होने चाहिए। अच्छा 15 से 20 मिनट लर्न मत कर लेना, ये बस ऐसे ही इस आंसर में दे रखा था। और TPM क्या है? देखो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है? ये होता है कि आपकी जो मशीनरी है ना उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आना चाहिए। मतलब मशीनरी को आप पहले से ही अच्छे से रिपेयर करते हुए चलो। जैसे फॉर एग्जांपल रोज़ सुबह आए, मशीनरी को क्लीन कर दिया, मशीनरी के नट बोल्ट कस दिए, मशीनरी को हर हफ्ते आप ऑडिट कर रहे हो, उसकी देख रहे हो कि अरे ऑडिट कहना सॉरी सर्विस करवा रहे हो मशीनरी की, ठीक है। तो आप मशीनरी में डिफेक्ट मत आने दो। अगर मशीनरी में डिफेक्ट आ गया तो क्या होगा? आपका मतलब प्रोसेस रुक जाएगा और फिर फालतू में वो हो जाएगा, ब्रेक डाउन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये पढ़ लेना। अब इसके कुछ 8 वो होते हैं, 8 पिलर्स होते हैं। फाउंडेशन इसका 5S ही होता है कि सबसे पहले तो आपको 5S करना पड़ेगा जो मैंने अभी पढ़ाया था। उसके बाद आपको ये करने पड़ेंगे सारी चीज़ें। जैसे मैं पहला बता देता हूँ, ऑटोनोमस मेंटेनेंस होता है कि आप अपना क्लीनिंग कर लो, लुब्रिकेशन कर लो, ठीक है। फोकस इंप्रूवमेंट होता है कि आपको क्या करना है, स्मॉल इंप्रूवमेंट लाने हैं मशीनरी में भी, माइनर इंप्रूवमेंट्स लाने हैं। तो काइजन रजिस्टर बना दिया कि कौन सा इंप्रूवमेंट कब लाए थे। देखो जो काइजन होता है ना, काइजन का एक और बात बता देता हूँ। काइजन में ये नहीं होता कि आप जो इंप्रूवमेंट्स ला रहे हो छोटे छोटे वो बहुत दिनों बाद ला रहे हो, एक साल में ला रहे हो, नहीं, डेली वीकली, बस इतना ही। मंथली भी नहीं जाना चाहिए, डेली और वीकली आप इंप्रूवमेंट ला रहे हो। मंथली भी चलो चले गया तो कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। इसके बाद है प्लान मेंटेनेंस। ये क्या होता है? अपना ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और ये सब, मतलब सर्विस करवा लेना है। अर्ली मैनेजमेंट क्या होता है? आपका मतलब इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग करना, देखना कि सारे प्रोसेस सही से काम कर रहे हैं। क्वालिटी मेंटेनेंस क्या होता है? रूट कॉज ढूंढना, अगर कोई गलत वो आ रहा है। कस्टमर के डेटा को एनालिसिस करना। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अपने जो लेबर है उसको अच्छे से मतलब स्किलफुली उसको ट्रेन करना, ठीक है। कैलेंडर बनाना कि भैया कब कब उनको ट्रेनिंग दी थी, अब नेक्स्ट ड्यू डेट कब है। ऑफिस TPM बनाना। भैया ये देखो जो TPM है ना, ज़रूरी नहीं आपकी फैक्ट्री में काम आता है, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में भी काम आता है। हेल्थ सेफ्टी देखना, अपने वर्कर्स की हेल्थ सेफ्टी देखना, उसके लिए ड्रामा करना। ड्रामा मतलब ये नहीं हाय राम नुक्कड़ नाटक करना। सेफ्टी स्लोगन्स लगाना, क्विज लगाना, उनसे पूछना। पोस्टर लगा देना। आप जैसे मैंने फैक्ट्री में देखा था पोस्टर लगे हुए थे कि इस एरिया में आना है तो शूज़ पहन के आएँ, हेलमेट लगा के आएँ, ठीक है। कोल्ड फोर्जिंग में था। अब देखो TPM क्या होता है? देखो TPM में बोलते हैं कि 6 बिग लॉसेज होते हैं, जैसे टाइम का, स्पीड का और क्वालिटी का। टाइम का क्या होता है? आपका प्लान्ड और अनप्लान्ड होता है। प्लान्ड और अनप्लान्ड की मैंने पूरी लिस्ट बनाई थी। स्पीड का क्या होता है? रिड्यूस स्पीड होता है और ये होता है माइनर स्टॉपेजेस होता है। क्वालिटी का क्या होता है? क्वालिटी का होता है रिड्यूस यील्ड, और कोई भी क्वालिटी डिफेक्ट है और उसकी वजह से रीवर्क करना पड़ रहा है, तो ये होते हैं, ठीक है। इसका डिटेल में मैंने क्लास में बताया था, अभी नहीं कवर कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था, देखो ये सारे लर्न कर लेना, ये सारे नेम्स वेम्स। और अवेबिलिटी हमेशा 90% से ऊपर होनी चाहिए, परफॉर्मेंस 95 और क्वालिटी 99%। वर्ल्ड क्लास जो होती है वो 85% होती है, जो इन तीनों का मल्टीपल आएगा, ठीक है। इसके बाद ये इलस्ट्रेशन 2 कर लेना, मैंने करवा दिया था क्लास में, बहुत इजी है। और इसके साथ वो लास्ट के 4 क्वेश्चन भी कर लेना जो मैंने बताए थे, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बच्चे क्या गलती करते हैं वो अच्छे से समझाया था, वो प्लीज़ कर लेना, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया था क्लास में, उसके साथ समझौता नहीं।
TPM TQM की सिमिलैरिटीज़ लिख रखी हैं जो कोई काम की नहीं है। मैं डिफरेंस बता देता हूँ। TQM जो होता है भैया वो क्वालिटी पे काम करता है, TPM आपके इक्विपमेंट पे काम करता है। और ये OE कर लेना यार, ये क्वेश्चन OE का है ना, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, वो चाहे तो 6 नंबर का आ जाएगा या 4 नंबर का आ जाएगा या 2 नंबर का मिनिमम आएगा, लेकिन OE आएगा ही आएगा, ये समझ लो। TPM आएगा ही आएगा। अब ये देखो, मैंने ये बताया था आपको क्या नाम है, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। देखो पहले क्या होता था, बैच प्रोसेसिंग होती थी, A से B में जाता था, B से C में, C से D में। अब सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में क्या बोला, जहाँ पर कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट है, जहाँ पर आपका बैच छोटा है, तो आप क्या करो, एक सारी मशीनरी ऐसे कर दो और एक बंदे को खड़ा कर दो और ये एक एक करके प्रोसेस करता जाएगा सारी मशीन से। इससे क्या होगा, देखो एक 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 अगर प्रोसेस बंद हो गया तो दूसरे प्रोसेस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जल्दी कस्टमाइज सामान बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा, और कोई भी डिफेक्ट अगर आएगा तो वो जल्दी मेंटेन हो जाएगा। तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेना, मैंने कुछ तो बता ही दिया आपको। तो ये डिफ़िकल्टीज़ पढ़ लेना। इसकी डिफ़िकल्टीज़ क्या है, मशीनरी डिस्टेंस पे रखी होगी तो नहीं हो पाएगा, अगर कोई बॉटल नेक है, मतलब कोई रिसोर्स की स्कार्सिटी है तो नहीं हो पाएगा। मशीनरी की लोकेशन मैटर करती है, कोई एक्सेप्शनल एलिमेंट है जो यहाँ पर नहीं हो सकता, मतलब इसमें नहीं कम सकता। बेनिफिट यहाँ से ना पढ़ के आप पीछे समरी से पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर है। अब आ जाओ सिक्स सिग्मा क्या होता है, कॉस्ट लगा के क्वालिटी को बढ़ाना। मैंने TQM में क्या बताया था, बिना कॉस्ट लगाए क्वालिटी को बढ़ाना। अब सिक्स सिग्मा में बता रहा हूँ कॉस्ट लगा के क्वालिटी को बढ़ाना। तो ये सारे के सारे पढ़ लेना एक बार कि कहाँ कहाँ ये फोकस करता है। यहाँ पर मेन फोकस ये आपका होता है, सिक्स सिग्मा जो होता है ना, वो कहता है कि 3.4 गलतियाँ होनी चाहिए 1 मिलियन पे, मतलब 10 लाख पे, मतलब आपकी 99.99966% ठीक होनी चाहिए। लर्न कर लेना, जो मैंने मार्क किया हुआ है ना ये सारा लर्न कर लेना। ये जो मैंने मार्क किए हुए हैं, ये परसेंटेज डिफेक्टिव वाला लर्न मत करना, ज़रूरी नहीं है। तो 100 में से माइनस भी करोगे परसेंटेज यील्ड वाले का तो ये आ जाएगा, तो कैलकुलेटर तो होता ही आपके पास। अब होता है DMAIC, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा जब करते हैं। पहला होता है एग्जिस्टिंग प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस। देखो बिजनेस का या तो प्रोसेस समझ लो या कोई प्रोडक्ट समझ लो। अगर एग्जिस्टिंग है तो यहाँ पर क्या काम आता है, डिफाइन। पहले तो आप देखते हो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। मेजर करते हो कि क्या हम सही से प्रोसेस कर पा रहे हैं। एनालाइज करते हो कि जो भी हम बना रहे हैं उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। इंप्रूव करते हो, अगर कोई रूट कॉज है, अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो उसका रूट कॉज क्या है उसको इंप्रूव करते हो। फिर कंट्रोल करते हो, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ लेना। ये कहाँ काम आता है, DMAIC प्रोसेस जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसमें काम आता है, ठीक है। और ये सारे पढ़ लेना। जहाँ टेक्नोलॉजी स्टेबल हो, कस्टमर का बिहेवियर अनचेंज हो रहा हो, कॉम्पिटिटर स्टेबल हो, ठीक है, सिंगल प्रोसेस हो या ऑनगोइंग कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस हो, तो यहाँ पर DMAIC काम आता है। अब आता है दूसरा, ये सब मत पढ़ना, DMA-DV क्या होता है, ये न्यू प्रोसेस में काम आता है, न्यू प्रोडक्ट में काम आता है। यहाँ डिफाइन होता है, मेजर होता है, एनालाइज होता है, ये तीनों तो सेम होते हैं। फिर होता है डिज़ाइन मतलब अब आप कस्टमर को मीट करने के लिए प्रोडक्ट को बना रहे हो, प्रोसेस को बना रहे हो। फिर वेरीफाई कर रहे हो क्या आपने वो सही बनाया है जो उसको चाहिए था। फिर ये कहाँ कहाँ काम आता है वो भी देख लेना। जहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसेस हो, जहाँ कॉम्पिटिटर चेंज हो रहा हो, जहाँ पर कस्टमर चेंज हो रहा हो, जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ग्रो हो रही हो, जहाँ पर एक प्रोडक्ट ना हो, ठीक है, और जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट है वो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता हो, तो ये वहाँ पर काम आता है। अब आ जाओ नेक्स्ट लास्ट में, प्रोसेस इनोवेशन क्या होता है। देखो इसमें ज़्यादा नहीं दे रखा है, इसमें बस ये बोल रखा है आप प्रोडक्शन, डिलीवरी और सपोर्ट सिस्टम पे जहाँ पर मतलब आप काम कर रहे हो वो होता है आपका प्रोसेस इनोवेशन, ठीक है। तो एक बार ये मार्क किया है वो पढ़ लेना। तो इसी के साथ हमारी समरी खत्म हो मतलब रिवीजन खत्म हो जाती है। और इसकी समरी वीडियो भी ज़रूर देख लेना इस चैप्टर की जो मैंने बनाई थी, ठीक है। तो आपको क्लास लेनी हो तो आप क्लास भी ले सकते हो।